नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। देखिए, आज हम सब लोग क्यों यहाँ पे बातचीत करने आए हैं। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर 12th के बच्चे हो और अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और अगर आप उस चैप्टर का लेक्चर यानी शुरुआती कनेक्शन अगर आप नहीं जानते हो तो आप समझिए एक अनंत सागर में गोता लगा रहे हो। मतलब आपको बिना डायरेक्शन के चलने के बराबर है। अगर आपको यही नहीं पता हो कि हमें उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या टॉपिक है, उस टॉपिक का लिंक आपस में कैसे है, कैसे उस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आया, इस चैप्टर के बाद यही चैप्टर क्यों है, इसके बाद अगला चैप्टर क्यों है, इसके अंदर की अगर आप लिंक को नहीं ढूंढोगे तो आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आ कैसे गया। लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लोगे, इसके लेक्चर्स को सुन लोगे, कनेक्शंस को जान लोगे तो वही चीज आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि बहुत क्लियरिटी के साथ वो टॉपिक आपको याद हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बताऊं तो मान लो कि टॉपिक से एक मोती है और बहुत सारा मोती मैंने आपके हाथ में रख दिया। अगर तुम इसका मोती को हाथ में लेके घूमोगे तो आपको हर समय ध्यान देना होगा और इसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब आप इसके लिए बहुत फिक्रमंद होंगे कि मेरे हाथ में है, कुछ टॉपिक्स ना गिर जाए, कुछ मोती ना गिर जाए, कुछ टॉपिक मेरे माइंड से मिस ना हो जाए। लेकिन अगर उसी मोतियों को मैं एक धागा में पिरो दूं और अगर उसका एक माला बना दूं तो शायद आपको कम केयर करना होगा, आप एक हाथ में भी उसे रख के घूम सकते हो। है उतना ही मोती। क्यों? क्योंकि मैंने उसे एक धागा में पिरो दिया। सिमिलरली आपके पास जितने भी टॉपिक्स है, अगर उस टॉपिक को आप एक कॉन्सेप्ट के धागा में पिरो लो कि इसके बाद यही क्यों है, इसके बाद यही क्यों है, तो वो पूरे टॉपिक्स आपस में जुड़ जाएंगे और फिर आप बेफिक्र तरीके से उस टॉपिक को लेके जाओगे और किसी टॉपिक के मिस होने की कोई चांसेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक के बाद दूसरा क्यों आया है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं क्लास 12th के बच्चों के थ्रू ये लेक्चर आज क्लास 12th के बच्चों के लिए, और उनको ये पता चलेगा कि जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्यों आया, 5वां चैप्टर का नाम ही ऐसा क्यों है, तीसरे के बाद यही क्यों पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं। तो आई होप आप रेडी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन हम लोग। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास 12th के चैप्टर्स के डिवीजन की, है ना। तो सबसे पहले ये हम लोग के लिए क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है। तो पहले मैं सबसे पहले एक बार बात कर लूं कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़े थे, फिर एक बार पूरा रिकैप एक बार। चैप्टर नंबर क्लास 12 में आप लोग देखिए होंगे चैप्टर नंबर 1 में, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास है। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। इस चैप्टर में कई सारे चार्जेस के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने जाना। चार्ज किस तरह से मोशन करता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रुका हुआ होता है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, लगभग ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में कर चुके थे। फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की और उसमें भी हम लोगों ने एक टॉपिक को पढ़ा, एक्सटेंसिवली कवर किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। पर आज का हमारा ये टॉपिक है ही नहीं, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, जब यही चार्ज इस दोनों कंडीशन में रुका हुआ था तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते थे। लेकिन जब यही चार्ज यदि मोशन में आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, अगर यही चार्ज मोशन में आ गया जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना, तो उसका नाम क्या पड़ गया बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। जब यही चार्ज मोशन में आ गया तो उसका नाम हमने क्या रख दिया बच्चे लोग, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन बात अगर यही खत्म हो जाती तो फिर क्या बात थी, इसके साथ कुछ बातें और भी आपके साथ फ्री मिलेगा। वो चीज क्या मिला, हमने पढ़ा केमिकल इफेक्ट। हमने क्या पढ़ा बच्चों, केमिकल इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अपने साथ एक इफेक्ट लेकर चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इफेक्ट। अगर आप इसको बहुत डिटेल और बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आप वहां जाइएगा तो आपको जरूर पढ़ा जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फैराडेज के लॉज क्या है ना। तो वो सारी चीजें आपको वहां डिटेल बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि केमिकल और इलेक्ट्रिक का आपस में क्या संबंध है। क्लियर। फिर हमारे पास आता है दूसरा, जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, क्लियर। और बच्चे लोग आपको ये जहां तक मुझे पता है, ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी तार, कोई सी भी कंडक्टर से यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो वो तार गर्म होता है। ये तो आपको पता है कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है तो वो तार क्या होता है, गर्म होता है। वो तार क्या होता है बच्चों, गर्म होता है। ये आपने देखा भी होगा जब आप टीवी वगैरह चलाते हो तो मम्मी आपको जरूर ये बात कहती होगी कि बेटा
बंद कर दो, टीवी बहुत देर से चल रहा है और ये गर्म हो गया होगा। तो इन चीज़ों को आप नॉर्मल डेली लाइफ में भी अपने घर में जरूर सुनते होंगे। तो कुल मिला के बात ये रही कि अगर किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी यदि फ्लो हो रहा है तो वो हीटिंग इफेक्ट को शो करेगा ही करेगा, मतलब वो तार गर्म होगा ही होगा। तो इस दोनों टॉपिक्स को, सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप इस दोनों टॉपिक को एक्सट्रीमली कवर कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट में। फिर आप नया क्या है वो देखिए। नया जो चीज ऐड हुआ इसका नाम है बच्चे लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब कोई भी अगर चीज से इलेक्ट्रिक करंट जा रही है तो वो एक इफेक्ट को और कवर करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट। वेट सर, आपने इस दोनों के बारे में तो चर्चा किया इलेक्ट्रिक करंट में, आपने इस टॉपिक के बारे में क्यों नहीं चर्चा किया? अगर ये टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही आता है तो फिर आपको इस टॉपिक की भी चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए बच्चों। लेकिन मैंने जानबूझकर इस टॉपिक को हटा दिया। कैसे हटा दिया? इस टॉपिक को यहाँ से हम इसको हटा करके और यहाँ लेकर आ गए, ठीक है ना। इस टॉपिक को हम लोगों ने परमानेंटली यहाँ से हटा दिया। आप कहिएगा सर अगर आप इस टॉपिक को हटा दिए हैं तो फिर इसका क्या मतलब निकला? देखो ये टॉपिक इसी से रिलेटेड है, लेकिन मैंने इसको क्यों हटा दिया उसका कारण समझिए। ये दोनों टॉपिक थे वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कवर करना एकदम आसान था। लेकिन ये टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये इतना बड़ा साइड एक्टर हीरो है कि इसकी इर्द गिर्द एक पूरी चैप्टर बन सकती है। मतलब इसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट है, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, और इन्होंने इतने ब्रॉड लेवल पे अपने कॉन्सेप्ट को इनहेंस किया कि इनको क्या किया गया, एक अलग ही दे दिया गया कि भाई साहब तुम इतने बड़े हो कि मेरे अंदर समा ही नहीं सकते हो, तो तुम एक अलग ही चैप्टर लेके क्यों नहीं चले जाते? तो ये बोला दे दीजिए भाई साहब मुझे अलग चैप्टर। तो एक तो इसके साइज फैक्टर किया कि इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट थे, तो बोला गया कि चलिए इसकी एक अलग दुनिया विकसित हो जाए। और प्लस में ये चैप्टर अपने आने वाले कई चैप्टर्स की नींव रख देता है। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दोनों ऐसा नहीं कर रहा था, पर ये क्या कर रहा था, एक तो अपने साथ बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके घूम रहा था, प्लस में ये अपने आने वाले कई चैप्टर्स का नींव यानी फाउंडेशन ये खुद के अंदर छुपा के रखा हुआ है। तो बोला गया कि देखिए अगर मैं इसके साथ पढ़ूंगा तो क्या होगा, इसका सही से विकास नहीं हो पाएगा, लोगों का फोकस इस पे नहीं हो पाएगा। ऑलरेडी इतना बड़ा चैप्टर है, तो क्यों नहीं इसको अलग चैप्टर बना दे ताकि पूरी की पूरी फोकस इस पे आ सके। आपको पता है कि जैसे बिहार के साथ झारखंड था, बिहार के साथ और राज्य थे, तो राज्य को क्यों बांटा जाता है? क्योंकि जब राज्य की डेवलपमेंट, मतलब अगर पूरा राज्य एक साथ होता है तो सब पे फोकस बढ़ जाता है, तो किसी एक पे पर्टिकुलर नहीं हो पाता है। लेकिन अगर उसी को काट के छोटा कर दिया जाता है तो उस पर पर्टिकुलर फोकस पड़ता है। जैसे कि मैं यूपी का एग्जाम्पल ले लूँ, यूपी इतना बड़ा है कि उसकी फोकस देखिएगा बुलंदखंड उस शहर की तरफ थोड़ी कम डेवलपमेंट है और इस तरफ जो है बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है। अगर इसी को छोटा छोटा कर दिया जाए तो देखिए इसकी डेवलपमेंट कैसे ज्यादा हो जाती है। उत्तराखंड ऐसे एग्जांपल से। तो यहाँ पर भी वही बात है कि जब बहुत सारे एक साथ मिला हुआ था तो इसके थोड़ा सा इस पे फोकस कम पड़ रहा था, लेकिन जैसे इसको अलग कर दिया गया इस पे फोकस ज्यादा हो गया। तो इसके अलग होने के दो कारण है। सबसे पहला कारण, एक तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, दूसरा ये अपने अगले आने वाले चैप्टर्स का नींव है, इस वजह से इसको अलग कर दिया गया। लेकिन आप इसको अलग इस सेंस से मत समझिएगा कि ये अलग बात है और ये अलग बात है, नहीं, बात तो लिंक इसी से है, लेकिन ये अपने साइज के कारण क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम लोग इसको बोलते हैं बच्चे लोग, हम लोग इसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है बच्चे लोग। तो एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या शो करवा दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। किसने शो किया, किसके कारण शो किया, इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो क्या मैं इस चैप्टर का ये नाम लिख सकता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी करंट, क्लियर। तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसको शो कर रहा है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन आप कहिएगा एक मिनट और रुक जाइए सर, आप एक बात बताइए, आपने इस चैप्टर का नाम रख दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन मेरे एनसीईआरटी में, आप लोगों के पास एनसीईआरटी है ना, हाँ एनसीईआरटी जरूर रखिए अपने साथ, ठीक है। इससे आपको कवर अप मिलता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या आपको आगे पढ़ना है, तो क्या होगा, कितने दिनों में पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, पर हमारे चैप्टर में तो इसका नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, तो आप ये बता रहे हैं वो तो मैच ही नहीं कर रहे उस चैप्टर के नाम से।
तो क्या दोनों एक ही नाम है? बिल्कुल दोनों एक ही नाम है। तो फिर ये अलग अलग क्यों है? थोड़ा इसके नाम पे फोकस कीजिए। तो सर इसका नाम आपने बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट शो कर रहा है, ये बात मैंने मान लिया, बिल्कुल सही है, आपके लेक्चर से क्लियर भी हो चुका है कि वो 3 इफेक्ट शो कर रहा है, उसमें से एक इफेक्ट ये भी है। लेकिन इसका नाम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म क्यों है? इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सट्रीमली मेरे कुछ लेक्चर्स में चलना होगा। तो चलिए थोड़े से कुछ बैक वाले लेक्चर में चलता हूँ। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं कि ये हमारे पास एक चार्ज है, और अगर ये चार्ज, ये हमारे पास एक चार्ज है और ये चार्ज मोशन में है, यानी मूव कर रहा है, ठीक है, तो पता है ये दो फील्ड को उत्पन्न करेगा। एक को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने आपको बता दिया है। एक को क्या बोलेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस दूसरे को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यदि कोई चार्ज मोशन में है, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने आपसे चर्चा किया था कि वह चार्ज दो प्रॉपर्टी को शो करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। ये दोनों कब शो करेगा? जब यह चार्ज कौन से कंडीशन में होगा? मोशन में होगा। ये हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। अब बात करते हैं बुआ, देखिए लेकिन अगर कोई चार्ज, यहां पे देखिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चे लोग, अगर कोई चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है ना, अगर कोई वायर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वायर है और इसमें यदि करंट मूव कर रहा है ना, क्या मूव कर रहा है बच्चे? करंट मूव कर रहा है। अगर किसी वायर में करंट मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं करंट कैरिंग वायर। क्या बोलते हैं बुआ इसको? करंट कैरिंग। कैरिंग मतलब होता है ढोने वाला, करंट कैरिंग वायर। क्या बोलते हैं इसको? करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट को ढोने वाला। किसको ढोने वाला बच्चों? करंट को ढोने वाला वायर। तो ये करंट, इस वायर क्या कर रहा है? इस करंट को अपने अंदर से पास करने दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर देता है। क्या डेवलप कर देता है बच्चे लोग? मैग्नेटिक फील्ड। देखते नहीं 11,000 के तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके पास जाओगे तो वो तुमको खींच लेगा। दैट्स व्हाई अगर किसी वायर के अगर करंट जा रहा है तो उसके चारों ओर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। दैट मींस ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। ये बात क्लियर है? अब देखिए, और एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा मैग्नेट। अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि एक चुंबक, ब्लैक कलर का चुंबक आप लोग देखते होंगे, कई जगह इस्तेमाल होता है, बच्चा हम लोग खेलते भी थे, नॉर्थ साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे लोग मैग्नेट। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मैग्नेट। और ये भी क्या उत्पन्न करता है? इत्तेफाक से ये भी उत्पन्न करता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या उत्पन्न करते हैं बच्चे लोग? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि सर ये हमारे पास चार्ज है, ये हमारे पास करंट कैरिंग वायर है और ये मैग्नेट है, इत्तेफाक से ये तीनों क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर कोई आदमी आपसे ये पूछता है कि भाई साहब मुझे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानना है, तो आप बोलिएगा, सीधा क्वेश्चन कीजिएगा, भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड दो कारणों से उत्पन्न होता है। पहला कारण, एक तो मैग्नेट उत्पन्न करता है, क्या आपको उसके बारे में जानना है? या दूसरा चार्ज, और कौन सा चार्ज? जो मोशन में है। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मोशन में होगा, बताइए। तो दोनों ही कंडीशन में चार्ज मोशन में है। तो जब चार्ज मोशन में होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यदि जब चार्ज मोशन में होगा तो वह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्लियर है? मतलब अगर कोई चार्ज मोशन में होगा, मूविंग कंडीशन में होगा, तो वो क्या उत्पन्न करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। या दूसरा तरीका, यदि कोई मैग्नेट होगा तो वो भी उत्पन्न कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड दो उत्पन्न कर रहा है, एक तो मूविंग चार्ज, तो क्या मैं चैप्टर 4 लिख सकता हूं? मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने को मैग्नेटिज्म कह रहे हैं, ठीक है। तो मूविंग चार्ज ने क्या प्रोड्यूस कर दिया बुआ? मैग्नेटिज्म। यही बात तो मैंने आपसे यहां कहा था, यही बात मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो शायद आप मतलब समझ गए होंगे कि आप वो भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। वो क्यों बोल सकते हैं? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मतलब ये बात किसको दिखा रहा है कि यदि कोई चार्ज मोशन में होगा, मूव करेगा, तो मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड लेकर आएगा, बाकी चीजें लेके आएगा, तो उसके बारे में अध्ययन करने को मैग्नेटिज्म कहते हैं। और एक ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बच्चे लोग? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों नाम समझ में आ गए बच्चे लोग। चौथा चैप्टर के दो नाम हो सकते हैं, वो वाला भी हो सकता है और के वाला भी हो सकता है, बात दोनों का सेम है। लेकिन चैप्टर नंबर 5वां जो है,
अगर आप लोग अपना एनसीईआरटी खोलकर देखोगे तो उसमें लिखा होगा मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मैग्नेट और वो मैग्नेटिज्म किसकी वजह से आ रहा है? मैग्नेट के कारण। और ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? मूविंग चार्ज के कारण। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि सर चौथा चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, पांचवा चैप्टर का नाम क्यों पढ़ा, और दोनों को डिवीजन की जरूरत ही क्यों पड़ा। हम दोनों को एक ही चैप्टर में क्यों नहीं पढ़ लिए? जब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना तो सबको एक साथ कर लेते। नहीं, ये करंट के द्वारा हो रहा है और ये किसके द्वारा हो रहा है? मैग्नेट के द्वारा हो रहा है। दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है बच्चे लोग, थोड़ा सा आप इसमें देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्लियर है? तो आप कहिएगा सर इस दोनों में अंतर है, तो क्या हमको पढ़ने में भी अंतर आएगा? कुछ ऐसा लॉजिकल तो समझ में आ रहा है कि हाँ करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा और मैग्नेट अपना उत्पन्न करेगा, लेकिन क्या लॉजिकल भी है? बिल्कुल है। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें हमको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फलाना ढिमकाना, पोटेंशियल और लॉन्ग वायर के द्वारा, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत कुछ हमको यहाँ पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में। लेकिन उसका उपयोग करना है चौथा में। अब ये कैसे पॉसिबल है सर? पढ़ना पांचवा में है, उपयोग चौथा में करेंगे। पहले तो हम चौथा पढ़ेंगे फिर भी तो पांचवा पढ़ेंगे। तो हम पांचवा में जा रहे हैं और ये सब टर्म्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, तो इसका इस्तेमाल यहाँ कैसे करेंगे? बहुत समस्या है। अगर आपको ध्यान से ना बताया जाए तो मिसगाइड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और यहाँ बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए देखिएगा चौथा चैप्टर से सब भागना चाह रहे होंगे, लेकिन ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा टर्म्स के बारे में जान लीजिए, जो कि आप पहला चैप्टर में जानते होंगे, तो अभी आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। पांचवा में जाइएगा, डिटेल पढ़ लीजिएगा। तो सर हमको एक बात बताइए, क्या एनसीईआरटी किताब में जो सिलेबस को सजा रहा था, क्या वो बेवकूफ था? उनको ये बात समझ में नहीं आया कि बिना हम टर्म्स को जाने हुए कैसे पढ़ेंगे? वो पांचवा को ही बना देता चौथा, और चौथा को पांचवा बना देता। ये भी तो कर सकता सर। देखिए भाई, एनसीईआरटी जिसने लिखा है वो विद्वान है, नोबेल प्राइज पाए हुए, ग्रेट है। उन्होंने चैप्टर टॉपिक सब सोच समझ के ही पूरा सेटअप किया है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये अलग बात है, ठीक है? तो अपने हिसाब से चैप्टर को घुमाना बंद कीजिए। एनसीईआरटी ने जैसे दिया है बिल्कुल सोच समझ के और 100% एक्यूरेट दिया है। अपनी समझ को बढ़ाइएगा तो आपको समझ में आएगा एनसीईआरटी ने ऐसा क्यों किया। एनसीईआरटी ने ये देखा कि भले ये जो छोटे छोटे टर्म्स है वो आपको थोड़ा सा परेशान कर रहा है, जो कि आगे जाके आप सीख ही रहे हो, लेकिन अगर आप पांचवा को पहले पढ़ा देते और चौथा को बाद में पढ़ाते, तो आप ध्यान से सुनना। अभी मैं जो जिस करंट की बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। और आपको पता है ये जो है करंट के बारे में डील कर रहा है, तो कौन से करंट के बारे में डील कर रहा है? डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक? तो हम इसके बारे में कुछ टर्म्स को पढ़ के, न्यूमेरिकल्स को पढ़ के, बाकी टर्म्स को पढ़ के रह सकते हैं। लेकिन जो मैग्नेटिज्म है, जो पांचवा चैप्टर है, वो एसी की तरफ आपको लेके जाएगा। एसी कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, जो अगला छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर और आठवां चैप्टर है, उसका नींव रखता है पांचवा चैप्टर। तो अगर तुम पांचवा को चौथा में पढ़ लोगे केवल 2-3 को टर्म को समझने के लिए, तो ये तो बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा नींव को काट दिया। तो पांचवा जब तुम पढ़ोगे ना, तो वो ना अपने आने वाले एसी जनरेटर, उससे फिर एसी करंट, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर लाइट, फिर रेडिएशंस, बहुत सारी चीजों का वह नींव है पांचवा चैप्टर। मतलब शुरुआत है, जहां से वो शुरू होगा वो पांचवा चैप्टर है। तो पांचवा चैप्टर का अंत किसी और की शुरुआत है। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम पांचवा को चौथा में लाते तो बाकी से मेरा लिंक टूट जाता। इसीलिए उस लिंक को बरकरार रखने के लिए कुछ से सेक्रीफाई कर लिए, दिल पे पत्थर रख के उसको बोला कि भाई साहब उधर हो जाओ, चलो मैं कुछ टर्म सेक्रीफाई करके चौथा को पढ़ लूंगा। तो पहले आपको चौथा पढ़ना है, कुछ टर्म्स को सेक्रीफाई करके, जान तो रही है 10-15 दिन के बाद तो इसमें जाने जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग पांचवा को पढ़ेंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया चौथा पांचवा क्यों बांटा गया, कैसे बांटा गया। चलिए, लेक्चर के प्रिय होंगे तो समझ में आ चुका होगा। क्लियर? अब बच्चे लोग कि सर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस चौथा चैप्टर में, चैप्टर 4 में हमको पढ़ना क्या क्या है। देखिए बच्चे लोग, हम इसको ना कुछ कैटेगरी में बांटते हैं। किस कैटेगरी में? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं टॉपिक 1, ठीक है? टॉपिक 1, 4 टॉपिक में इसको हम बांट देंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप मैं बोलूं कि बेटा तुम मेरे साइकिल पे बैठ जाओ, और साइकिल पे बैठ के, मतलब साइकिल तो मेरे पास नहीं है, बाइक है, उस बाइक पे तुम बैठ जाओ, अगर बैठ सकते हो तो बैठ गए। और बैठने के बाद क्या हुआ? आप मेरे बाइक से जा रहे हो, 5 मिनट के बाद में आप मुझसे पूछोगे सर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं बोलूंगा आप बैठो मेरे साथ चलो। ठीक है सर है, टीचर ने बोला तो हम भी पीछे बैठ के चल रहे हैं। 10 मिनट बाद फिर तुम पूछोगे जा कहाँ रहे आप? अरे भाई बैठो, लेके चल रहा हूँ तो चलो मेरे साथ। फिर 10 मिनट के बाद पूछेंगे सर जा कहाँ रहे आप?
तो मैं तो तुमको बता नहीं रहा हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, जाए जा रहा हूँ। फिर तुम 10 मिनट के बाद पूछोगे सर कहाँ जा रहे हैं, तो तुम एक बात के लिए परेशान रहोगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मैं सर तुमको ना बताऊँ तो कुछ समय के बाद शायद तुम छोड़ भी दोगे, उतर भी जाओगे तुम साइकिल पर से, बोलोगे अरे हटो मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, क्योंकि आप बता ही नहीं रहे हो डेस्टिनेशन, आप बता ही नहीं रहे हो। लेकिन मैं तुमको बोल दूं कि चलो मैं तुम्हारे साथ मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ सीतामढ़ी से, तो आप क्या करोगे ना, तुरंत चुपचाप बैठे रहोगे। अगर बीच में तुम पूछ भी रहोगे ना हमें कि कहाँ जा रहे हैं, अगर पागल हो क्या, पता नहीं कि मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, हाँ वो तुमको पता है, तो आपको ना रास्ते की ना थकान महसूस नहीं है, क्योंकि आपको डेस्टिनेशन पता है। डेट्स वाई यही होता है, जब हम किसी चैप्टर को बिना जाने हुए सीधे गोता लगा देते हैं तो क्या होता है, भटकने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, और आप परेशान रहेंगे, बोरिंग रहेंगे, हताश रहेंगे, तुमको पता ही नहीं रहेगा चैप्टर में पढ़ाई क्या हो रहा है। तो तुम क्या होगा, बैठ के बोलोगे अरे यार पता नहीं क्या पढ़ाई हो रहा है, कब खत्म होगा, सर जी बोले खत्म 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 हो गया, कल से नया चैप्टर चालू होने वाला है, चलो भाई इस चैप्टर को बर्बाद करने के बाद कम से कम वो तो समझ में आ जाए, वही बर्बाद हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको चैप्टर के टॉपिक्स पता होंगे, उसके इंपॉर्टेंस पता होंगे, तो आपको पढ़ने में ही मजा आएगा और एक धागे की तरह वो जुड़ा हुआ भी रहेगा। तो चलिए ना हम जानते हैं हम लोग टॉपिक को। तो टॉपिक नंबर पहला में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट मतलब इस भाई साहब ने क्या किया था, खोज कर दिया था, ठीक है। दूसरा में हमको पढ़ना है डायरेक्शन। क्या पढ़ना है बच्चे लोग, डायरेक्शन। आप कहिएगा ये क्या चीज है, देखो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है कि लोग इसको समझते नहीं है। अब क्यों, देखो कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि मैक्सवेल साहब आ गए, फ्लेमिंग साहब आ गए, स्क्रूडल आ गया, एम्पियर आ गया, मतलब 7-8 डायरेक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब आप डायरेक्शंस के बारे में सही जानकारी ले पाएंगे। है बहुत इजी लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, तो उसको आप ध्यान से पढ़िएगा तो इजी से समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर आपको पहले वाले की तुलना में ज्यादा परेशान करेगा, लेकिन उससे भी हम लोग निपट लेंगे, ठीक है। 4-5 वैज्ञानिक आ गए तो समझ ही सकते हो कि भाई कुछ तो बात होगा ना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डायरेक्शन के बाद आता है वो बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ, आप कहिएगा ये भाई साहब क्या है, जो स्थान पहला चैप्टर में कुलम साहब का था, बिल्कुल वही स्थान इस चैप्टर में किसका है, बायोट सावर्ट लॉ का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि मैंने लॉज बनाया है, मैंने नहीं मतलब कि इस चैप्टर में लॉज दिया गया तो उसके एप्लीकेशंस भी होंगे। तो जब इस टॉपिक 1 का एप्लीकेशन देखा गया तो सबसे पहला एप्लीकेशन था लॉन्ग वायर के द्वारा निकालना। किसके द्वारा निकालना है पूरा मैग्नेटिक फील्ड, लॉन्ग वायर के द्वारा। फिर हमको देखना था सर्कुलर वायर के द्वारा, ये तो बिहार बोर्ड में पूछ भी चुका है और सीबीएसई में भी सर्कुलर वायर के द्वारा पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। कि कहाँ पे निकाल के दिखाइए, एक्सिस पर निकाल के दिखाइए और सेंटर पे निकाल के दिखाइए, है ना। तो ये था आपके पास चैप्टर टॉपिक 2 का। इसके बाद आता है हमारे पास इस, ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक थोड़ा ज्यादा लेंदी पड़ रहा था, तो इस टॉपिक के लेंदीपन को कम करने के लिए एक वैज्ञानिक जो सबसे पहले कूद पड़े, याद होगा आपको पहला चैप्टर में गॉस साहब आए थे। क्यों आए थे, क्योंकि वो पहले वाले टॉपिक्स को जो लेंदी कुलम के नियम के तो लेंदी पड़ता था उसको आसान तरीके से उन्होंने हल कर दिया। सेम हाल इन्होंने एम्पियर साहब ने किया, बोला कि अगर तुम इतना जो प्रोसेस करते हो उससे बेटर हमारा लॉ लगा दो। बोला आपका लॉ क्या है, तो उन्होंने बोला मेरा लॉ है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। क्या लॉ उन्होंने दे दिया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। उन्होंने लॉ दे दिया, बोला कि इसके बजाय तुम इससे निकाल दो। तो इनका जो एप्लीकेशंस, इस लॉ का इस्तेमाल करके जो हमको कुछ निकालना है उसको बोलते हैं लॉन्ग वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ भी तो वही किए थे। और दूसरा निकालना है सर्कुलर वायर, लेकिन इसका सर्कुलर में एक टर्न था, हमारे सर्कुलर में बहुत टर्न होगा जिसको हम लोग सोलिनॉइड बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है तो आगे हम लोग देखेंगे। तीसरा को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमें इस चैप्टर के अंदर इतने सारी चीजों को पढ़ना है। टॉपिक 1 के अंदर ये पढ़ना है और स्टेट एक्सपेरिमेंट, डायरेक्शन, बायोट सावर्ट लॉ और ये सारी चीजें हमको पढ़ना है पहला चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक का। 5 टॉपिक इसके अंदर पढ़ने हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको पता चलेगा कि कितना 5 नंबर आने वाला है, कितना 2 नंबर, कितना ऑब्जेक्टिव। दूसरा को हम लोग बोलते हुआ जब हम चार्ज को मोशन में लेके जाते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज का मोशन किस में, मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी, ये सब ऑब्जेक्टिव है। नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब कि जब हम ये क्वेश्चन से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी था कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग 2014 में क्वेश्चन था, हम बोले कि अरे 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और यही टॉपिक से पूछा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या था कि बिहार बोर्ड में बोलता है ना 2018 का क्वेश्चन भारी था, वो इसी सब टॉपिक से आया था, तो इसलिए भारी लग रहा था क्योंकि यहाँ से छोड़ के निकल जाते हैं सब न्यूमेरिकल के बिना।
तो क्या हुआ, उसमें क्वेश्चन था कि यदि एक चार्ज किसी जगह से पास कर रहा है बिना डिफ्लेक्ट किए हुए, तो क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? हो भी सकता है यदि एंगल 0 डिग्री हो तो ये सारी बातें कहाँ समझना है? ट्रेजेक्टरी में, नेचर ऑफ ट्रेजेक्टरी में। तो ये 2 पार्ट हुआ टॉपिक 2 में। टॉपिक 3 में साइक्लोट्रॉन, ये एक पार्ट हुआ, और यहाँ पे हमारा टॉपिक 2 क्या हो जाए, खत्म। सबसे बड़ा टॉपिक यही है, टॉपिक 1 सबसे बड़ा है, फिर टॉपिक 2 आया, फिर आया हमारे पास टॉपिक 3। ओके, टॉपिक 3 क्या कहता है वो देखिए। टॉपिक 3 कहता है कि हम निकालेंगे कि किसी कंडक्टर से जब कोई चार्ज जाए, करंट जाएगा, तो कितना फोर्स ये अनुभव करेगा। आगे डिटेल हम लोग करते हैं चैप्टर में। तो यहाँ पे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक बोल रहे, इलेक्ट्रिक की आदत हो चुकी है ना, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे क्या बोलूंगा होगा, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब वायर में कोई चीज मूव करे तो उसे करंट कैरिंग वायर कहते हैं। और जब लूप में, याद रखिए ये जो मैं बोल रहा हूं ना लूप, ये 5वें 6ठे 7वें चैप्टर का, 6ठे 7वें 8वें चैप्टर का यही बेस है। मतलब अगर एसी जनरेटर याद कीजिए, एसी जनरेटर में एक सर्कुलर बोलते हैं, रेक्टेंगुलर क्वाइल होता था। तो यहां पर भी आपको वही पढ़ना है कि जब एक क्वाइल से करंट पास करता है तो एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, जिससे कारण टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। सीधा चले तो फोर्स, गोल गोल घूमे तो टॉर्क। तो हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ड्यू टू करेंट कैरिंग लूप, है ना। करेंट कैरिंग लूप के द्वारा, लूप मतलब होता है बंद सतह के द्वारा, क्या हम लोग प्राप्त करने जा रहे हैं, वो टॉर्क की वैल्यू। इसके बाद आपने देखा होगा कि आपके घर में चारों, मतलब कि घर के बाहर देखिएगा 2 वायर जाता है, उससे करंट जाता है, तो उससे बचने के लिए फट्टा बांध देता है। मतलब फट्टा क्यों बांधता है, इसके बीच में 2 तार के बीच में क्यों बांधता है? क्योंकि 2 तार में करंट जाएगा तो आपस में वो टच हो जाएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगता है। 2 तार के बीच में अगर पैरेलल करंट जा रहा है तो कौन सा बल लगता है, अट्रैक्शन। तो ये चीज को जानने के लिए बच्चे लोग हमको पढ़ना पड़ेगा फोर्स ड्यू टू करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर। 2 करेंट कैरिंग वायर के बीच में जो फोर्स लगता है वो चीज के बारे में हमको जानना है टॉपिक नंबर 3 में। चलिए, 3 भी खत्म हो गया टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं बच्चे लोग चौथा टॉपिक का। ठीक है, अब ये चौथा टॉपिक क्या है जरा देखिएगा, ये आखिरी टॉपिक है, चौथा टॉपिक। तो ये टॉपिक कहता है हमारे सामने कि हमको पढ़ना है गैल्वेनोमीटर के बारे में। इसके बारे में, गैल्वेनोमीटर नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो एक छोटे से इलेक्ट्रिक करंट को मापता है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, एक को बोलते हैं ऑमीटर, काफी फेमस है, और एक को बोलते हैं वोल्टमीटर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो इतने सारे टॉपिक्स हमको पढ़ना है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक हो गया, बस हमको इतना ही पढ़ना है। सबसे बड़ा आपके सामने ये है टॉपिक 1। टॉपिक 1 आप समझ सकते हो कि कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, मैंने बता दिया। डिटेल तो जब चैप्टर करेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो ये हो गया। फिर टॉपिक 2 हो गया जिसमें थोड़ा सा 3 पार्ट पढ़ना है। टॉपिक 3 हो गया जिसमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। टॉपिक 4 हो गया जिसमें हम लोगों को 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर हो जाएगा 10, है ना। आप कहिएगा सर अगर मैं बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, पहले तो बोर्ड के बारे में बता दीजिए, तो हम इससे 5 नंबरी से कैसे बचेंगे? क्योंकि सभी बच्चे 5 नंबरी से बड़ा डरते हैं, 5 नंबरी से कैसे डरेंगे? देखो बच्चे, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपका 5 मार्क्स में आता है। एक तो आप इसको रख लीजिए इस चैप्टर से। इसके बाद आप इस वाले पार्ट में कोई नहीं है, इस वाले में है साइक्लोट्रॉन, है ना। तो एक आपने 5 नंबरी के लिए गैल्वेनोमीटर को रख लिया, एक 5 नंबरी के लिए साइक्लोट्रॉन को रख लिया, और एक 5 नंबरी के लिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और इसको प्रूफ कीजिए। तो बताइए इस चैप्टर में कुल कितने 5 नंबरी निकल गए आपके लिए? 3। पहला कौन है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। दूसरा कौन है? साइक्लोट्रॉन। तीसरा कौन है बच्चे लोग? मैंने अभी आपको बताया गैल्वेनोमीटर। ये 3 5 नंबरी है, एकदम रट लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से रट लेना। मैं ये नहीं बोलता आगे करेगा, लेकिन आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई इस चैप्टर से 5 नंबरी उठाएगा तो यही 3 में से कोई एक उठाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ, अब यहाँ पे सवाल आता है बच्चे लोग कि सर 2 मार्क्स के लिए, तो इसमें 2 मार्क्स के लिए 2 आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक 1 में 2 आपको मिल जाएगा 2 मार्क्स के लिए। इसमें 1 हो, इसमें भी 1 हो, इसमें 1 हो, और इसमें भी 1 हो।
ठीक है। तो मतलब 1 2 3 और 4 5, मतलब 5 गो से 6 गो आपका 2 नंबरी हुआ, 3 गो 5 नंबरी हुआ और 20 गो ऑब्जेक्टिव में हम इसको निपटा देंगे। ठीक है। और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। जिनको इस पे कमांड नहीं है ना, इस चैप्टर भगा भगा के मारता है, लेकिन जिसको कमांड है वैसे घूमते रहता है, भाई आना दिखा देंगे तेरे को। तो तू तो मेरे से पढ़ चुका है ना, तो तेरे को तो पता चल ही गया ना कि किसका क्या कमांड है। तो आई थिंक आज से आप समझ चुके होंगे कि चौथा चैप्टर क्या है, इसको क्यों बंटवारा किया गया, चौथा का लिंक तीसरा से कैसे है, और पांचवा का लिंक हम चौथा को पहले क्यों पढ़ते हैं, पांचवा को क्यों नहीं पढ़ते हैं, इसका नाम एनसीईआरटी में ऐसा क्यों है और पांचवे का नाम ऐसा क्यों है, ये कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कितने 5 मार्क्स आएंगे, कितने 1 मार्क्स आएंगे। तो चलिए, जब कल से हम लोग आएंगे अपनी क्लासेज में, तो फिर हम लोग वहां पर डिटेल लेक्चर के साथ और स्टेट एक्सपेरिमेंट बाकी को डिटेल करेंगे। अभी तो बस बेसिक सा था ना, अभी डिटेलिंग तो बाकी है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है ना, बाय बाय।